हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 4 जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स और लेखक सत्यजीत रे हैं। इस कहानी के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ बुक के सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, धैर्यपूर्वक आप इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो पर। आप अपने इसे लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ सबसे पहले आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखने के लिए दिया गया, ये बुक का है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन बुक के होंगे, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं दिया है, बहुत कुछ है इसमें करने को। तो ट्रू फॉल्स में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सिनेमा में किसी भी और कला के तरह ही व्यक्त करने की जो स्वरूप होती है, भावना होती है, उसके प्रति भी इसमें सम्मान होता है। ठीक है, मतलब सिनेमा भी जो है दूसरी कलाओं के रूप का सम्मान करती है, सीधे शब्दों में यही कहा जा सकता है। तो ये कथन सही है कि सिनेमा में सारी तरह की कलाओं का सम्मिलित रूप है और ये सबका सम्मान करती है। दूसरा है द सिनेमा डजंट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। विज्ञान का जो है सिनेमा में कहीं कोई उपयोग नहीं है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो कि गलत है। इस कहानी में इसके बारे में बताया गया है कि सिनेमा कंटेन्स इट। ठीक है, ये गलत है, फॉल्स है। द फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया वाज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। भारत में फिल्म निर्माण की जो संख्या है वो हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर आती है। हॉलीवुड पहले नंबर पर और ये दूसरे नंबर पर। ये कथन सही है, ट्रू है। इंडिया हैज़ अचीव्ड व्हाट अदर कंट्रीज़ हैड अचीव्ड। इंडिया ने वो सभी चीज़ें प्राप्त कर ली है जो दूसरे देशों ने प्राप्त कर ली है। ये गलत है, क्योंकि दूसरे देशों ने बहुत कुछ अभी नहीं प्राप्त किया है, भारत ने वो सब चीज़ें प्राप्त कर ली है। तो ये कथन गलत है। अगला है इंडियन म्यूज़िक इज़ लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। भारतीय संगीत जो है ये बहुत बड़ा विस्तृत रूप अपने अंदर समेटे हुए है। तो ये कथन सही है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं आपके बुक के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर। इसे आप समझेंगे भी और लिखेंगे भी। क्वेश्चन है व्हाट आवर सिनेमा नीड्स एवब एवरीथिंग। ये आपकी कहानी के स्टेटमेंट से है कि जो चीज़ें आज हमारे सिनेमा को चाहिए, किसी भी चीज़ से ऊपर सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो क्या हैं। एल्स इज़ ए स्टाइल, इसे स्टाइल चाहिए। एन ईडियम, अपना एक पहचान चाहिए। ए शॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, सिनेमा के रूप में अपना एक प्रतिबिंब चाहिए। विच शुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, जो कि बिल्कुल अच्छे ढंग से और पहचान के रूप में ये भारतीय हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे सिनेमा को चाहिए। ये इस कहानी में कहा गया एक कथन है जो लेखक के अनुसार है। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न कि हाउ फार दिस अप्लाइज टू इंडियन सिनेमा टुडे। ये बातें आज के समय में सिनेमा पर कितनी लागू होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ वो आज के सापेक्ष में होगा। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करनी है। यहाँ है अर्थ इसका कि उत्तर इट कम्प्लीटली अप्लाइज टू इंडियन सिनेमा टुडे। ये पूरी तरह से भारतीय सिनेमा पर आज लागू होता है। दैट आवर सिनेमा नीड्स स्टाइल, हमारे सिनेमा को स्टाइल की ज़रूरत है। एन ईडियम, मतलब एक पहचान, एक मुहावरे की ज़रूरत है। ए शॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, सिनेमा में अपना एक आइकन बनने की ज़रूरत है, एक पहचान बनने की ज़रूरत है। एंड इट शुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, और ये बिल्कुल यूनिक और पूर्णतः भारतीय होना चाहिए। टुडे आवर फिल्म्स लैक द प्रैक्टिकल टच ऑफ लाइफ। आज हमारी फिल्मों में जीवन का जो प्रैक्टिकल महत्व होता है, जो जीवन का मूल सार होना चाहिए, वो नहीं है। वी हैव ऑल इक्विपमेंट्स, हमारे पास सारे अस्त्र, सारे औजार, सारे यंत्र हैं। एंड टूल्स, और सारे औजार भी हैं
बट वी डोंट यूज़ दैम प्रॉपरली, लेकिन हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वी नीड टू ब्रॉडन आवर व्यूज़ एंड मेक सिनेमा ऑन ग्लोबल इशू। हमें अपने फिल्म निर्माण की जो क्षेत्र है, विचार क्षेत्र, उसे बड़ा करना होगा, उसे वृहद करना होगा और यह सोचकर बनाना होगा कि फ़िल्म को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाएं, ना कि केवल अपने देश में व्यापार के लिए बनाएं। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए फ़िल्म निर्माण किया जाए। अगला प्रश्न है, शुड सिनेमा बी लुक्ड अपन एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? गिव रीज़न। क्या सिनेमा को क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रूप में जाना जाना चाहिए, मतलब एक पहचान के रूप में उसका अपना एक पहचान होना चाहिए? तो इसका कारण बताइए। तो उत्तर है येस, द सिनेमा शुड बी लुक्ड अपन एज ए फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। हाँ, सिनेमा को एक क्रिएटिविटी के रूप में, एक नई सृजनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। इट शुड कंबाइन इन वेरियस मेजर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे द फंक्शन ऑफ पोइट्री, कविता के रूप को फिल्मों में डाला जाता है, म्यूज़िक, संगीत को डाला जाता है, पेंटिंग को डाला जाता है, ठीक है, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए होस्ट ऑफ अदर मेजर एंड माइनर आर्ट्स। तो ड्रामा, आर्किटेक्चर और भी बहुत सारे छोटे बड़े कला की चीज़ें फिल्मों में डाली जाती है। इट शुड ऑल्सो कंबाइन द कोर लॉजिक ऑफ साइंस, और इसमें विज्ञान का भी प्रयोग होता है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि डू यू थिंक इंडियन फिल्म्स हैव सर्टेन बेसिक वीकनेस? क्या आपको लगता है कि भारतीय फिल्में कुछ कमज़ोरी अपने अंदर रखी हुई हैं? फिल्मों में कमज़ोरी है, कुछ विशेष कमज़ोरी है? इलिस्ट्रेट योर आंसर, अपने उत्तर की व्याख्या करें। साइटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द फिल्म्स यू हैव सीन, और इसका उदाहरण आप, जो कमी है, कमी को बताते हुए आप उदाहरण उन फिल्मों से लीजिए जो आपने देखी हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एवरी ईयर। भारत में प्रतिवर्ष कई फिल्में बनती हैं, बट दे हैव सर्टेन बेसिक वीकनेस, लेकिन उनमें कमियां भरपूर होती है, भरमार होती हैं। रिसेंटली आई वॉच्ड अ फिल्म मरजावा। आपने भी ये मूवी देखी होगी। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, मरजावा, और जैसा कि मेरा पर्सनली विचार मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद इसके उत्तर पर चलते हैं, कि उस फिल्म में सब कुछ ठीक था, एक्टिंग वगैरह जो भी था वो अच्छा था, लेकिन कहा जा सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं अच्छी स्टोरी की कमी थी। गाने अच्छे थे, उसमें एक्शन सीन जो है वो फॉल्स सीन लग रहा था, वो रियल सीन नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं से उसमें कमियां बहुत सारी थी, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं कि इट हैज़ लैक ऑफ स्टोरी, जिसमें कि कहानी की कमी है, एंड द मूवी हैड फुल ऑफ फॉल्स सीन्स, और इसमें कई सारे, बहुत सारे जो है फॉल्स सीन्स भरे पड़े हैं। विच शोज़ लैक ऑफ मैच्योरिटी, जिसमें कि परिपक्वता की कमी उसमें साफ देखी जा सकती है, और यही कमी है हमारे फिल्मों की। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म? मतलब कि कौन सी चीज़ है जिसका भारतीय फिल्मों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म्स इज़ दैट ऑफ द अमेरिकन सिनेमा। भारतीय सिनेमा पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो है अमेरिकन सिनेमा का, ठीक है, अमेरिकन फिल्मों का। स्टोरीज़ हैव ऑल्सो बीन रिटन बेस्ड ऑन द हॉलीवुड पैटर्न। जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो हॉलीवुड के आधार पर लिखी जाती हैं, हॉलीवुड पर आधारित होती हैं। इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन जेन्युइनली इंडियन, यहाँ तक कि अगर कहानी इंडियन हो, द बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ वेस्टर्न। उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, फिल्मों की जो म्यूज़िक होती है वो जैज़ म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक से हटकर है, वेस्टर्न म्यूज़िक उसमें यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी फिल्में जो हैं अमेरिकन फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित होती हैं।
आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। What aspect of American films do our film imitate? कौन सी चीज़ें हैं जो अमेरिकन फिल्मों में हैं और हमारी फिल्में उसकी नकल करती हैं? Is it justified in our context? क्या ये हमारे विचार से सही है? तो इसका उत्तर है Our films imitate some of the American aspects. हमारी फिल्मों में कुछ चीज़ें अमेरिकन प्रारूप रखे हुए हैं। Such as story have been written based on American films. हमारी फिल्मों की कहानियाँ जो लिखी जाती हैं वो अमेरिकन फिल्मों की कहानियों की कॉपी की जाती है। It also depicts a way of living like Americans, और उसमें अमेरिकन लोगों के रहन सहन के तौर तरीके को भी दिखाया जाता है। It also depicts, ये तो हो गया है, they use a jazz music in the film. वो फिल्म में जो है जैज़ म्यूज़िक मतलब वेस्टर्न म्यूज़िक यूज़ करते हैं। It is not justified in our context, और ये हमारे अर्थ में जो है हमारे देश के हित में नहीं है। Indian films should adopt the aspect of Indian life, और भारतीय फिल्मों में कहीं ना कहीं भारतीयता दिखनी चाहिए, भारतीय जीवन से वो प्रेरित होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों हम आते हैं बुक के C3 सेक्शन में, जो कि आपका कंपोजिशन सेक्शन है। और कंपोजिशन सेक्शन में जो पहला प्रश्न है कि राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन के डायरेक्टर को आप एक पत्र लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, उनसे यह अनुरोध करते हुए कि आपको वो एक अवसर दें। किस चीज़ का अवसर? तो टू पार्टिसिपेट इन द वीकली टीवी प्रोग्राम, आपको एक साप्ताहिक टीवी प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर दिया जाए। विच इंटरेस्ट यू वेरी मच, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें आपको भाग चाहिए। मेंशन वाई यू फाइंड योरसेल्फ सुटेबल फॉर सच ए प्रोग्राम, और इसमें आप ये भी बताएं कि आप क्यों स्वयं को उसमें भाग लेने के लिए उपयुक्त समझते हैं। इसके बारे में आपको बताना, मैं एक बार फिर से आपको ये समझाऊं कि दूरदर्शन के डायरेक्टर को आप एक पत्र लिखिए, उनसे यह अनुरोध करते हुए कि वो आपको एक अवसर दें कि आप जो है वीकली टीवी प्रोग्राम में मतलब साप्ताहिक टीवी प्रोग्राम में आप भाग ले सकें, अपना हुनर उसमें दिखा सकें। और ये भी बताना है कि आप क्यों उसके लिए सक्षम हैं, दूसरे को क्यों ना लिया जाए, आपको क्यों लिया जाए। ठीक है, तो आते हैं पत्र के तरीके पर। आप देखिए, एक बार मैं आपको पत्र का तरीका प्रारूप पूरा पत्र दिखा दूं कि इस तरह से आप पत्र लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसे आपको बड़ा करके दिखाता हूं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आप राइट साइड में टॉप पर आप अपना पता, जहां से आप पत्र लिखते हैं वो लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, जैसे कि मैंने अपने पते और आज की तारीख को अंकित किया है। और इस तरफ टू द डायरेक्टर दूरदर्शन पटना, ठीक है, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका संबोधन इस तरफ लेफ़्ट साइड में टॉप पर होगा। उसके बाद आप विषय भी दे देंगे, फॉर पार्टिसिपेशन इन द वीकली शो, साप्ताहिक प्रोग्राम में, साप्ताहिक शो में आपको भाग लेना है, इसके लिए आपने ये पत्र लिखा है। सब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं पत्र पर। ये कहेंगे कि सर, मोस्ट हम्बली एंड ईगरली आई वांट टू इन्फॉर्म यू, बहुत ही विनम्रतापूर्वक और उत्सुकतापूर्वक मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर पटना, मैं एक सेंट जेवियर का पटना का विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी इन क्लास 10, मैं वर्ग 10वीं में पढ़ता हूँ। आई रेगुलरली वॉच द डांस रियलिटी शो ऑन दूरदर्शन, दूरदर्शन पर आने वाले जो प्रोग्राम है डांस रियलिटी शो, मैं निरंतर उसका एक दर्शक हूँ। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे यह प्रोग्राम, यह शो बहुत पसंद है। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डांस सो दैट शो इंस्पायर्स मी, मैं हमेशा डांस में प्रेरित होता हूँ, मतलब मुझे रुचि है डांस करने में, और यह प्रोग्राम जो है आपका ये शो मुझे और ज़्यादा प्रेरित करता है और ज़्यादा उत्तेजित करता है कि मैं भी डांस कर सकूँ टीवी पर। आई हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड एट मैनी प्लेसेस लाइक माई स्कूल एंड इन माई सोसाइटी, मैंने कई जगहों पर अपना प्रदर्शन भी दिया है, जैसे कि मेरा विद्यालय में, मैंने अपने आस पड़ोस के कार्यक्रमों में अपना प्रदर्शन दिया है। आई नो इट इज़ नोन दैट योर चैनल प्रमोट्स यंग टैलेंट, और ये भी मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका चैनल युवाओं को अवसर देता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू गिव मी अ चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, मुझे एक अवसर दें
कि मैं इस प्रोग्राम में भाग ले सकूं। फॉर दिस आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। योर ट्रूली, आपका सच्चा विश्वासी, आपका विश्वासी। आप अपना नाम नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं अगले भाग में। इसका सेकंड क्वेश्चन, कंपोजिशन का सेकंड पार्ट है कि राइट योर इम्प्रेशन ऑन ए हिंदी फिल्म विच यू हैव सीन रिसेंटली। किसी हिंदी फिल्म पर जिसे आपने हाल में देखा है, उसका आपका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे आपको बताना है। तो इसका उत्तर देखें हम कैसे लिखेंगे कि रिसेंटली आई हैव सीन अ मूवी टाइटल्ड 3 इडियट्स। हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी जिसके मूवी का शीर्षक जो है, फिल्म का शीर्षक 3 इडियट्स था, स्टारिंग आमिर खान, करीना कपूर एंड माधवन ETC। तो इसके जो मुख्य कलाकार आमिर खान, करीना कपूर और माधवन थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे थे, तो ETC। It is down to earth and touches the real problem of the whole education system। ये फिल्म काफ़ी जुड़ी हुई है, जुड़ाव रखती है बच्चों से, सभी लोगों से, और ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाती है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था जो हमारे देश की है उसके ऊपर ये फिल्म सवाल उठाती है। It shows how parents and elder think and decide about the life of their children। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे माता पिता और बड़े यह निर्णय ले लेते हैं, सोचते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे जीवन में, वही इसका डिसीज़न लेते हैं, बच्चे नहीं सोचते हैं। विदाउट कंसिडरिंग देयर थाट्स एंड आइडियाज़, और बच्चों के विषय में वो उनके विचारों के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में नहीं सोचते। वो अपना जो सोचा हुआ होता है, जो उनका अनुभव होता है, जो उनके निश्चय होते हैं, वो बच्चों पर वो थोप देते हैं, लागू कर देते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट गेट सो प्रेशराइज्ड, कभी कभी विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, इसमें जो है प्रेशर में आ जाते हैं, दैट दे डू सम अनपार्लियामेंट्री एक्ट्स, तो जिससे वो कभी कभी आपत्तिजनक कार्य कर बैठते हैं। जैसे कि आपने फिल्म में देखा कि किस प्रकार से जो है राजू रस्तोगी नाम का किरदार जो है वो प्रेशर के कारण खिड़की से छलांग लगा लेता है, आत्महत्या के प्रयास करता है। जॉय नाम का एक विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग में था, वो किस प्रकार से अपने फाइनल ईयर की असाइनमेंट पूरी नहीं कर पाता और किस प्रकार से वो भी सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे सुसाइड केसेस हमारे देश में कई सारे होते हैं। कल मैंने जिस मूवी की बात की थी छिछोरे में, उसमें भी इसी प्रकार से दिखाया गया कि कैसे बच्चों पर ये ज़ोर लगाया गया था कि वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम फाइनली क्रैक करे, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। तो उसने इस डर से कि उसके माता पिता क्या कहेंगे, इस प्रेशर में आकर के उसने सुसाइड कमिट किया था, हालांकि वो बच गया था। सम नाइस सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट। इस फिल्म में जो है कुछ सजेशन भी दिए गए हैं कैसे इसका इम्प्रूव किया जाए इस व्यवस्था को। मूवीज़ ऑफ दिस काइंड शुड बी मेड इन मोर नंबर, और इस तरह की फिल्में और ज़्यादा बनाई जानी चाहिए। ये मेरा विचार है एक फ़िल्म के विषय में। उसके बाद हम आते हैं डिक्शनरी यूज़ पे, जो कि आपको स्पेलिंग करेक्शन के लिए कहा गया है। एक तरफ आप गलत स्पेलिंग देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ सही स्पेलिंग है। तो वर्सेटाइल का स्पेलिंग VERSATILE। इस तरह के सारे वर्ड्स जो हार्ड वर्ड्स हैं, मैंने इसके मीनिंग्स आपको पहले ही वर्ड मीनिंग में उपलब्ध करा दिए हैं। दूसरा शब्द है इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल है। पोटेंशियल है POTENTIAL, पोटेंशियल। फिर है रेप्लीट, REPLETE। फेनोमेना है PHENOMENA। अगर आपने हमारी वर्ड मीनिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पर जा कर के इसका जो ये जो फिल्म कहानी हम लोग देख रहे हैं, जिस कहानी का नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, आप इसके पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसका पार्ट 1 इस चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। आते हैं आगे। यहाँ पर आपको मैच करने के लिए दिया गया मैच द फॉलोइंग। तो एक तरफ कॉलम A और एक तरफ कॉलम B। कॉलम ए में आप देख रहे हैं कॉन्फर्ड। कॉन्फर्ड का अर्थ होता है प्रदान करना। तो यहाँ पर है गिवन, कोई डिग्री जब दी जाती है या फिर कोई सम्मान दिया जाता है तो उसको कॉन्फर कहा जाता है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, भवन निर्माण कला, शिल्प कला इसमें आ जाते हैं। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये आर्ट कला है और विज्ञान है बिल्डिंग निर्माण का, भवन निर्माण का।
इंडिस्पेंसिबल मतलब कि अति आवश्यक, तो एसेंशियल का भी अर्थ अति आवश्यक है। इवोल्यूशन मतलब कि जो है नई चीज़ें उत्पन्न करना, तो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ठीक है। ग्लॉस मतलब चमक, स्मूथ ब्राइट सरफेस। आइकोनोग्राफी आर्ट ऑफ पेंटिंग मतलब कि कला का एक रूप है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ग्रामर में, जिसमें कि आपको दिया गया है कि शुड और आउट टू, ये दो शब्द दिए गए हैं भरने के लिए, ठीक है। तो वी पहले में आपने देखा कि शुड भरा है, वी शुड हेल्प आवर नेबर, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। और फिर जो है ही आउट टू स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलना चाहिए। यहाँ पर जो एसेंशियल, दोनों का अर्थ सेम ही होता है लेकिन उपयोग में थोड़ा अंतर है। एवरीबडी शुड ट्रस्ट हिज फ्रेंड, हर व्यक्ति को अपने मित्र पर भरोसा करना चाहिए। सी शुड रीड दिस नॉवल, उसे यह उपन्यास पढ़ना चाहिए। और फिर है यू आउट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, तुम्हें अपने देश के भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसलेशन, और यहाँ पर हिंदी से अंग्रेज़ी नहीं, अंग्रेज़ी से हिंदी करने के लिए दिया गया है। आपको अंग्रेज़ी में इस कहानी के ही कुछ लाइंस बतलाए गए हैं और यहाँ उसका हिंदी है। जैसे पहला है, इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, भारत में फिल्म प्रोडक्शन जो है वो फिल्म निर्माण की जो कला है वो बहुत पहले से शुरू की गई। तो इसका अर्थ देखिए, आश्चर्यजनक, पहले सरप्राइजिंगली का अर्थ बनाया गया है, आश्चर्यजनक ढंग से भारत ने बहुत पहले फिल्म का उत्पादन बहुत पहले शुरू कर दिया था। यहाँ पर बहुत पहले 2 बार हो गया है, ओह शिट। तो इसका देखिए आप कैसे अर्थ लिखेंगे, आश्चर्यजनक ढंग से भारत ने बहुत पहले फिल्म का उत्पादन शुरू किया। यहाँ दोबारा जो बहुत पहले लिखा गया आप उसे काट देंगे, ठीक है। फिर है वाई वेयर आवर फिल्म्स नॉट शोन एब्रोड, तो इसका अर्थ है हमारी फिल्में विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती। आगे है लेट अस फेस द ट्रुथ, हम लोग सत्य का सामना करें। फिर है द टेक्नीशियंस विल ब्लेम द टूल्स, तकनीशियन अपने उपकरणों को दोष देंगे। फिर है इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ ए बैड मॉडल, यह महसूस करना चाहिए कि औसतन अमेरिकन फिल्में बुरा उदाहरण होती हैं। यहाँ अमेरिकन की जगह अमेरिकी भी आप लिख सकते हैं, अमेरिकी फिल्में बुरा उदाहरण है। अगला है व्हाट डज़ आवर सिनेमा नीड्स, हमारा चलचित्र जगत क्या चाहता है। सिनेमा को हिंदी में चलचित्र कहा जाता है, आप ये जानते होंगे। लेट हिम डू सो, उसे ऐसा करने दो। फिर है ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आइज़ ओपन, उन्हें केवल अपनी आँखें खुली रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे आज की ये वीडियो समाप्त होती है और इसके साथ साथ समाप्त होता है आपके प्रोज़ का चैप्टर 4। चैप्टर 4 के समाप्त होते ही कल हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ेंगे, प्रोज़ के 5 लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम शायद एक्सेप्टेंस स्पीच है और इसकी लेखिका आंग सांग सूकी हैं। इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग घर से पढ़कर आएंगे। उसके बारे में मैं उसे चर्चा करूँगा, उसकी वर्ड मीनिंग्स को आपके सामने लेकर आऊँगा और प्रयास करूँगा कि अच्छे ढंग से आपके सामने उस कहानी को रख सकूँ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपने मित्रों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और उन्हें कहिए इस चैनल से जुड़ें और अपना लाभ उठाते रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कोई समस्या का समाधान ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।